झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। मैं हूं पायल और आज झलक में हम बात करेंगे पिछले हफ्तों की महत्वपूर्ण खबरों पर, जो कि है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। बात करते हैं नेशनल न्यूज की। स्टैचू ऑफ फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर अनवील। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर आर.के. शनमुगम चेट्टी के स्टैचू को रिवील किया। On 26 November 1947, he presented India's first budget after gaining independence, a historic movement in the country's fiscal history। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए इंडिया के हिस्टोरिकल नरेटिव में एक सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटर विद इन द साउथ इंडियन पंचायत एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण प्रशासक आर.के. शनमुगम चेट्टी को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाली एक स्टैचू का अनावरण किया गया, उसको अनवील किया गया। ये स्टैचू अब कोयम्बटूर के रेस कोर्स क्षेत्र में साउथ इंडियन पंचायत संघ कॉम्प्लेक्स की प्रतिष्ठित सीमा के अंदर स्थित है। यह अधिनियम न केवल चेट्टी के उल्लेखनीय योगदान के लिए बल्कि उनकी स्थायी विरासत के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में भी काम करता है, जो आज भी प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनी हुई है। 26 नवंबर 1947 को उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का पहला बजट पेश किया था, जो देश के वित्तीय इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। रामास्वामी Chetty Kandasamy Shanmugam Chetty, known as R.K. Shanmugam Chetty, was a prominent Indian lawyer, economist and politician who played a pivotal role in the early years of independent India. India's largest home-built nuclear plant. भारत में घरेलू स्तर पर निर्मित सबसे बड़ी परमाणु सुविधा, सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी गुजरात के काकरापार में स्थित 700 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ने अपनी पूरी क्षमता पर परिचालन शुरू कर दिया है। भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि गुजरात के काकरापार में स्थित 700 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ने मैक्सिमम कैपेसिटी पर अपना परिचालन शुरू कर दिया है। ये माइलस्टोन भारत की एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी की खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है और इंडिजिनस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी के दोहन के लिए देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड गुजरात के काकरापार में दो 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। NPCIL वर्तमान में देश भर में 23 कमर्शियल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स ऑपरेट करता है। राष्ट्रीय पोषण माह 2023। आगामी सितंबर महीने में देश में कुपोषण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए छठे राष्ट्रीय पोषण माह 2023 का जश्न मनाया जाएगा। पोषण माह 2023 का केंद्र बिंदु क्रिटिकल ह्यूमन लाइफ स्टेजेस जैसे कि प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना है। इसका उद्देश्य सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत यानी न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एजुकेटेड इंडिया, एम्पावर्ड इंडिया पर केंद्रित थीम के माध्यम से पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देना है। भारत सरकार की प्रमुख पहल पोषण अभियान गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोर लड़कियों और 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए व्यापक तरीके से पोषण संबंधी परिणामों को आगे बढ़ाने में सहायक रही है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 1 से 30 सितंबर तक सभी हितधारकों के सहयोग से राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा। पोषण माह के तहत जन आंदोलन देश की स्वतंत्रता और प्रगति की यात्रा की याद में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत एकजुट उत्सव के लिए एक विस्तारित मंच के रूप में भी काम करेगा। पॉलिटी गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट फॉर्म्स कमेटी फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। भारत सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की फीजिबिलिटी पर विचार करने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति के गठन की घोषणा की है। एक राष्ट्र एक चुनाव एक अवधारणा है जिसका उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए चुनावों को सिंक्रोनाइज करना है। इससे पहले इस संभावना पर विधि आयोग, नीति आयोग और एक संसदीय स्थायी समिति द्वारा चर्चा की गई थी। उम्मीद है कि समिति तुरंत काम करना शुरू कर देगी और अपनी सिफारिशें जल्द से जल्द प्रस्तुत करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, पूर्व राज्यसभा LOP गुलाब नबी आजाद और अन्य को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय विचार इन चुनावों के साथ एक ही दिन या एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर आयोजित करना है। एनवायरमेंट, रेड सैंड गोवा। क्या है ये जानते हैं इसके बारे में कि हाल ही में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया टाइटल्ड इलीगल ट्रेड ऑफ रेड सैंड 2016-21 शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में रेड सैंड गोवा के व्यापार का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में 2016 और 2021 के बीच रेड सैंड गोवा से जुड़ी जब्ती की कुल 172 घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया गया है, डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, जिससे अवैध व्यापार की खतरनाक सीमा का पता चलता है। यह
ये अवैध व्यापार 18 भारतीय राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश और 87 जिलों तक फैला हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र और यूपी में सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। रेड सैंड बोआ, जिसे आमतौर पर इंडियन सैंड बोआ के नाम से भी जाना जाता है, ये एक नॉन वेनमस स्पीसीज यानी गैर विषैली प्रजाति है। उत्केला एयरपोर्ट इन ओडिशा। 31 अगस्त 2023 को एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान योजना के तहत ओडिशा में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जिसमें भुवनेश्वर के लिए सीधी उड़ान की शुरुआत की गई। इस उद्घाटन की हाईलाइट उत्केला और भुवनेश्वर के बीच सीधी उड़ान मार्ग की शुरुआत है। हवाई संपर्क क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्र के अंदर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का वादा करता है। ये विकास महत्वाकांक्षी उड़ान योजना के हिस्से के रूप में आता है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। उत्केला हवाई अड्डे से जुड़ने से ओडिशा के विमानन बुनियादी ढांचे में अब कुल 5 हवाई अड्डे शामिल हो गए हैं। कालाहांडी और भुवनेश्वर के बीच संबंध राज्य के अन्य शहरों के साथ संबंधों के अलावा क्षेत्र में व्यापक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। लॉ एंड जस्टिस, टेली लॉ 2.0। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने हाल ही में टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया है, जो टेली लॉ कार्यक्रम का एक नया संस्करण है। न्याय तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है, जिसका हर एक नागरिक को आनंद लेना चाहिए, चाहे उनकी भौगोलिक स्थिति या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने हाल ही में टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया, जो टेली लॉ कार्यक्रम का एक नया संस्करण है। कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा दिशा योजना के तहत संचालित इस पहल का उद्देश्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाज के ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। महात्मा गांधी स्टैच्यू इनॉग्रेट। राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने वाले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजघाट के पास महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा यानी उनका 12 फुट का स्टैचू और गांधी वाटिका का उद्घाटन करेंगी। 45 एकड़ के गांधी दर्शन परिसर की प्रवेश द्वार पर 12 फीट ऊंची महात्मा गांधी की स्टैचू को अनवील किया जाएगा। ये परिसर राजघाट पर महात्मा गांधी के स्मारक के पास स्थित है, जहां श्रद्धेय नेता का अंतिम संस्कार किया गया था। ये प्रतिमा राष्ट्रपिता को एक मार्मिक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने अहिंसक तरीकों से भारत की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हेल्थ केयर, वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्ट भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री के हिस्से के रूप में दुनिया का पहला मोबाइल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब पेश किया है। भीष्म परियोजना हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल के तहत विकसित इस अभिनव स्वास्थ्य सेवा समाधान में 72 क्यूब्स हैं, जो 3 फ्रेमों में व्यवस्थित हैं। प्रत्येक फ्रेम में 12 मिनी क्यूब्स हैं। भारत का आरोग्य मैत्री क्यूब एयरलिफ्ट और बहुमुखी इसमें ऑपरेशन थिएटर, मिनी आईसीयू, वेंटिलेटर और अधिक सहित महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण हैं। यानी हॉस्पिटल के सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, जो 48 घंटों तक 200 जीवित बचे लोगों की सहायता कर सकता है। ये परियोजना G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के दौरान मेडटेक एक्सपो गुजरात में शुरू हुई, जिसे जुलाई में म्यांमार के अधिकारियों के सामने प्रदर्शित किया गया। एजुकेशन, NCERT अटेन्स डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। NCERT का 63rd यानी 63 स्थापना दिवस हाल ही में नई दिल्ली में मनाया गया, जिसमें NCERT की उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ साथ एस्टीम्ड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दर्ज किया गया। NCERT को डी नोवे कैटेगरी के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, जिसका मीनिंग है कि इसे ज्ञान के नए या उभरते क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मान्यता दी गई है। वे नए पाठ्यक्रम और कार्यक्रम भी लॉन्च कर सकते हैं, जो किसी अन्य अथॉरिटी से अप्रूवल प्राप्त किए बिना शिक्षा क्षेत्र की बदलती जरूरतों और मांगों के लिए प्रासंगिक है। वे एकेडमिक एक्सचेंज, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, फैकल्टी डेवलपमेंट और स्टूडेंट मोबिलिटी के लिए राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के साथ सहयोग कर सकते हैं। Reports and indices. India's 6th minor irrigation census. जल शक्ति मंत्रालय ने पूरे भारत में सिंचाई प्रथाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए माइनर इरिगेशन स्कीम्स की 6वीं जनगणना जारी की है। जानते हैं इसके बारे में। A total of 23.14 million minor irrigation schemes have been reported in the country. Among these, 21.93 million are groundwater schemes and 1.21 million are surface water schemes. Dug wells have the highest share in MI schemes, followed by shallow tube wells, medium tube wells, and deep tube wells. Uttar Pradesh leads in MI schemes in India, followed by Maharashtra, Madhya Pradesh, and Tamil Nadu. Defense. IAF's Trishul exercise.
The Indian Air Force has launched its annual mega training exercise, that is Trishul, with the activation of all combat assets under the Western Air Command. Trishul serves as a crucial test of the command's operational preparedness, requiring a high level of coordination and readiness due to its scale and complexity. आपको बता दें, इस इंटरनल एक्सरसाइज में कश्मीर के लेह से लेकर राजस्थान के नाल तक तैनात किए गए फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की संपत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। त्रिशूल कमान के परिचालन तैयारियों की एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में काम करता है। इसके पैमाने और जटिलता के कारण उच्च स्तर के समन्वय और तत्परता की आवश्यकता होती है। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ट्राइबल राइट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हाल ही में मिजोरम विधानसभा ने वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत में वन संरक्षण और आदिवासी अधिकारियों में चल रही चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। इस अधिनियम के तहत वन मंजूरी की आवश्यकता के बिना भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 100 किलोमीटर के अंदर स्थित परियोजनाओं के लिए वन भूमि परिवर्तन की अनुमति देता है। नॉर्थ ईस्ट एशिया का अधिकांश भाग 100 किलोमीटर के दायरे में आता है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव और जनजातीय अधिकारों के उल्लंघन के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। मिजोरम और त्रिपुरा ने अपने लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए संशोधन का विरोध करते हुए प्रस्ताव को पारित किया है। उत्तर पूर्व में रिकॉर्ड किए गए वन क्षेत्रों का 50% से ज्यादा अनक्लास्ड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। ये वो वन हैं जो किसी भी कानून के तहत अधिसूचित नहीं है। FRA अवर्गीकृत वनों सहित विभिन्न प्रकार के वनों में पारंपरिक वन अधिकारों को मान्यता देता है, जो आदिवासी समुदायों के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। संभावित लाभ, असम और त्रिपुरा को छोड़कर अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों में भूमि यानी लैंड ओनरशिप पार्टनर्स एंड लैक ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज की कमी जैसे कारणों का हवाला देते हुए FRA लागू नहीं किया है। बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। Recently, the International Solar Alliance held its 5th regional meeting in Kigali, Rwanda. तो जानते हैं इसके बारे में। इस बैठक में 3 देशों में 9 सोलर पावर डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया, जिसमें युगांडा में 4 और कोमोरोस में 2 और माली में 3। The report outlines a strategic approach to effectively and economically tackle the global energy access challenge using solar power solutions. इसमें सोलर मिनी ग्रिड्स के इम्प्लीमेंटेशन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से केस अध्ययन, वास्तविक दुनिया के उदाहरण और नवीन नीतियां शामिल हैं। आपको बता दें, ISA is partnering with the G20 presidency of India and promoting solar energy as a means to achieve universal energy access and enable a sustainable energy transition. Electrified flex fuel vehicle। हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर द्वारा विकसित दुनिया के पहले भारत स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के प्रोटोटाइप का अनावरण किया गया, उसको अनवील किया गया। इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल एक फ्लेक्स ईंधन इंजन और एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन दोनों को एकीकृत करता है, जो हाई इथेनॉल यूज और इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी दोहरे लाभ की पेशकश करता है। ये वाहन 85% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर चलने में सक्षम है और इसमें इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की सुविधा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 20% से ज्यादा फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के साथ पेट्रोल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए फ्लेक्स ईंधन वाहनों की क्षमता पर प्रकाश डाला है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के एकीकरण से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम हो जाती है, जिससे एथेनॉल का उत्पादन बढ़ने से टिकाऊ परिवहन और भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल में योगदान मिलता है। हिंदू हेरिटेज मंथ। एक महत्वपूर्ण कदम में अमेरिकी यूएस स्टेट ऑफ जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि अक्टूबर के महीने को राज्य के अंदर हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया जाएगा। ये उद्घोषणा जॉर्जिया को यूएस भर के कई अन्य राज्यों के साथ जोड़ती है, जिन्होंने हिंदू विरासत, संस्कृति, मूल्यों और परंपराओं का सम्मान करने और स्मरण करने, उनको याद करने के लिए समान कदम उठाए हैं। जॉर्जिया उन राज्यों की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने हिंदू विरासत और संस्कृति के महत्व को पहचाना है। इन राज्यों में टेक्सास, ओहायो, न्यू जर्सी, फ्लोरिडा, मिनेसोटा, वर्जीनिया और अदर्स हैं। हिंदू विरासत माह की घोषणा अमेरिकी समाज में हिंदू धर्म के योगदान और महत्व को मनाने और स्वीकार करने का एक तरीका है। ISRO Aditya L1 mission. ISRO Aditya L1 mission was launched successfully on September 2, 2023 at 11:50 a.m. IST from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, India. The spacecraft will be placed in a hollow orbit around the Sun-Earth Lagrange point
that is point 1, that is L1, which is located about 1.5 million kilometers from Earth. आपको बता दें ये मिशन भारत का पहला समर्पित सोलर मिशन है और ये क्रोमोस्फेयर और कोरोना सहित सूर्य के वायुमंडल का स्टडी करेगा। सूरज के वायुमंडल को स्टडी करेगा। ये सोलर विंड और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ इसकी बातचीत का भी स्टडी करेगा। और आदित्य L1 अंतरिक्ष यान 1.5 टन का उपग्रह है जो 7 पेलोड से इक्विप्ड है। ये 7 पेलोड से इक्विप्ड है। पेलोड रिमोट सेंसिंग और इन सीटू मैप के साथ साथ विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करके सूरज के वातावरण का ये स्टडी करेगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 1 दैट इज L1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में रखा जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नोबेल फाउंडेशन रिवर्सेस डिसीजन। नोबेल फाउंडेशन ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार समारोह के लिए रूसी राजदूत को दिया गया निमंत्रण वापस ले लिया है। की पॉइंट्स In 2022, the Nobel Foundation made a notable decision not to invite ambassadors from Russia and Belarus to the Stockholm Award event due to the ongoing conflict in Ukraine. The Nobel Foundation clarified that their intention was to spread the values and messages embodied by the Nobel Prize as widely as possible. The Nobel Prize ceremony is a prestigious event held annually in Stockholm on December 10th. Art and culture. काठमांडू कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल साउथ एशियन कल्चर, लिटरेचर और आर्ट का 3 दिन का और गहन उत्सव काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव ललितपुर नेपाल में संपन्न हुआ। ये महोत्सव, ये फेस्टिवल जिसका उद्घाटन नेपाल के विदेश मंत्री NP साउद ने किया, उन्होंने क्षेत्र में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ दक्षिण एशिया में संस्कृति के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में भी काम किया है। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साहित्यिक दिमागों और कलाकारों की इस सभा ने दक्षिण एशियाई साहित्य और कला की विविधता और समृद्धि का प्रदर्शन किया। 20th एशियन इंडिया समिट एंड 18th ईस्ट एशिया समिट। PM Modi participated in the 20th Asian India Summit proposing a 12-point cooperation plan. जानते हैं इसके बारे में। 18वें ईस्ट एशिया समिट में उन्होंने एशियन सेंट्रलिटी का समर्थन किया। चलिए जानते हैं इसके बारे में। 18वीं ईस्ट एशिया समिट में पीएम मोदी ने एशियन सेंट्रलिटी का समर्थन किया, एक स्वतंत्र इंडो पैसिफिक की वकालत की। उन्होंने इंडो पैसिफिक में एशियन की केंद्रीय भूमिका की पुष्टि की और भारत के इंडो पैसिफिक महासागर की पहल और इंडो पैसिफिक पर एशियन के आउटलुक के बीच संरेखण पर प्रकाश डाला। एशियन इंडिया FTA के समय पर समीक्षा पर जोर दिया गया। 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने EAS तंत्र के महत्व और इसे मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। पीएम मोदी ने डिजिटल भविष्य के लिए एशियन इंडिया फंड की स्थापना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य एशियन और भारत के बीच वित्तीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। एशियन के सदस्य देश ब्रुनेई, दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओपीडियार, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम है। जापान लॉन्चेस मून स्नाइपर इनटू स्पेस। जापान ने घरेलू HIIA रॉकेट पर अपना लूनर एक्सप्लोरेशन स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर को लॉन्च किया है, जिससे अगले साल की शुरुआत में चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का 5वां देश बनने का रास्ता साफ हो गया है। Key points: Japan aims to land SLIM, that is SLIM, within 100 meters of its target site on the lunar surface. SLIM stands for Smart Lander for Investigating Moon. SLIM stands for Smart Lander for Investigating Moon. The $100 million mission is expected to reach the moon by February. If successful, SLIM would be the smallest and the lightest spacecraft to land on the moon. The HIIA rockets that took the SLIM in space also carried an X-ray imaging and spectroscopy mission, a satellite meant for astronomical observations. RISM was separated from the rocket 14 minutes after the launch and deployed in its intended orbit. RISM will perform high-resolution X-ray spectroscopic observations of the hot gas plasma wind that blows through the galaxies, and its studies would focus on determining mass energy flows, composition and evolution of celestial objects. This is the first moon landing attempt being made by Japan Aerospace Exploration Agency. G20 समिट। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। तो जानते हैं G20 के बारे में।
G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर 2023 को निर्धारित है, जिसमें 20 देशों के प्रमुख भाग लेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन नई दिल्ली घोषणा जारी की गई, जिसने महत्वपूर्ण आर्थिक विषयों पर चर्चा के लिए मंच तैयार किया। घोषणा में अत्यधिक मानवीय पीड़ा और दुनिया भर में युद्धों और संघर्षों के प्रतिकूल प्रभाव पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। 2 दिन के G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 में शामिल होने का आधिकारिक निमंत्रण मिला। अफ्रीकन यूनियन, जिसमें पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से 55 सदस्य देश शामिल हैं, क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में पर्याप्त प्रभाव रखता है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस G20 अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है। GBA का लक्ष्य एक उत्प्रेरक मंच के रूप में काम करना है, जो बायोफ्यूल्स की उन्नति और G20 शिखर सम्मेलन के खत्म होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के लूला को उपहार दिया। अब बात करेंगे डिफेंस सेक्शन की। वरुणा 2023। The Indian and French navies recently concluded the phase 2 of the 21st edition of the Varuna naval exercise, that is Varuna 23. Key points. अरेबियन सी में आयोजित ये अभ्यास, ये एक्सरसाइज दोनों देशों की अपनी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज, इम्प्रूव्ड इंटरऑपरेबिलिटी और प्रमोट पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द रीजन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता का एक उदाहरण देता है। वरुणा 23 एक्सरसाइज 3 दिनों तक चली और इसमें भारतीय और फ्रांसीसी दोनों नौसेनाओं की निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट, एक टैंकर, समुद्री गश्ती विमान और अभिन्न हेलीकॉप्टरों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। वरुण नौसैनिक अभ्यास की जड़ें 1993 में मिलती हैं, जब भारतीय और फ्रांसीसी नौसैनिक बलों ने अपनी द्विपक्षीय भागीदारी शुरू की थी। वरुण 2023 का पहला चरण 16 से 20 जनवरी 2023 तक भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर हुआ, जिसमें अरब सागर में इस द्विपक्षीय बातचीत की नींव रखी थी। 9 सितंबर को खबर आई कि मोरक्को में आए सदी की सबसे शक्तिशाली भूकंप के बाद कम से कम 3000 लोग मारे गए और 2000 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार उत्तरी अफ्रीकी देश में कम से कम 3 लाख लोग भूकंप से प्रभावित हुए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि रात 11:11 बजे पर आए भूकंप की प्रारंभिक तीव्रता 6.8 थी। मोरक्को के नेशनल सीस्मिक मॉनिटरिंग और अलर्ट नेटवर्क ने रिएक्टर पैमाने पर इसे 7 की श्रेणी में नापा। भूकंप के झटके देश की राजधानी कैसाब्लांका और एसोइरा और अगाडिल सहित कई शहरों पर महसूस किए गए। पड़ोसी देश पुर्तगाल और अल्जीरिया ने भी भूकंप के झटके महसूस किए। अब बात करेंगे पीपल इन न्यूज, यानी उन लोगों के बारे में जो पिछले हफ्ते सुर्खियों में बने रहे, न्यूज में बने रहे, और ये भी जानेंगे कि वो सुर्खियों में क्यों बने रहे। मनीष देसाई। The Ministry of Information and Broadcasting has made significant appointments, including the transfer of Manish Desai, the Central Bureau of Communications Chief, to lead the Press Information Bureau. 1989 से IIS के एक प्रतिष्ठित अधिकारी मनीष देसाई ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने सरकार की विज्ञापन और सार्वजनिक संचार शाखा की देखरेख करते हुए CBC प्रमुख का पद संभाला। उनकी जिम्मेदारियों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर, ट्रांजिट और न्यू मीडिया सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर संचार गतिविधियों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल था। नवंबर 2019 से जनवरी 2020 तक मनीष देसाई ने भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के महानिदेशक के रूप में भी काम किया। PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में मनीष देसाई की नियुक्ति तब हुई है जब राजेश मल्होत्रा, जिन्होंने 2022 से मीडिया आउटरीच इकाई का नेतृत्व किया है, वो रिटायर होने वाले हैं। आर माधवन। रिनाउंड एक्टर आर माधवन को टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के नए अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है। आर माधवन इज एन इंडियन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर who predominantly appears in Tamil and Hindi films. Madhavan's nomination follows the recent success of his film Rocketry: The Namde Effect, which earned national recognition. The film secured the prestigious Best Feature Film Award. During the 69th National Film Awards. His appointment as the president of FTII reflects the institution's commitment to excellence in the field of film and television education. MS धोनी। इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का उनके स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनने पर स्वागत किया है। धोनी's rise from Ranchi to being one of the most well-known cricketers on the planet is the stuff of legends. वे भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे पहले सफल कप्तान हैं जिन्होंने वनडे और T20 दो बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। धोनी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और गंभीरता से युवा पीढ़ी को प्रेरित करते रहते हैं। रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर के रूप में काम करने से धोनी
धोनी भारत के सबसे बड़े ट्रॉफी कलेक्टर में बदल गए और कप्तान के रूप में टीम को आईसीसी टी20 विश्व कप 2007, आईसीसी वनडे विश्व कप 2011 और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का नेतृत्व किया। धोनी ने अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। However, he continued to be the part of Indian Premier League as a player. In IPL 2023, Dhoni led Chennai Super Kings to a record-equaling 5th title. And Swaraj Tractors is an Indian tractor manufacturing company, subsidiary of Mahindra & Mahindra. MD Rajesh Nambiar, Indian IT and Tech Trade Body NASSCOM ने Cognizant India के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश नाम्बियार को अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त करने की घोषणा की। राजेश नाम्बियार ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी का स्थान लिया है और वे उपाध्यक्ष के रूप में अपनी पिछली भूमिका से ये पद संभालेंगे। राजेश नाम्बियार नैस्कॉम के अध्यक्ष देवजानी घोष के साथ ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए नैस्कॉम एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे। वे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं, जहां उन्होंने AMP एडवांस्ड मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज NASSCOM भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए सर्वोच्च निकाय है। ये एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। श्याम सुंदर गुप्ता, वाइन न्यूज। Shyam Sundar Gupta took over as the Principal Chief Operations Manager of Central Railway on Tuesday, September 5, 2023. आपको बता दें, रेलवे सेवाओं में श्याम सुंदर गुप्ता का शानदार करियर और उनका व्यापक अनुभव उन्हें इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मूल्यवान बनाता है। भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 1992 बैच के अधिकारी श्याम सुंदर गुप्ता अपने साथ भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों और जिम्मेदारियों में व्यापक अनुभव लेकर आए हैं। इन सालों में उन्होंने अपनी योग्यता और सेवा के प्रति समर्पण को प्रदर्शित करते हुए अलग अलग रेलवे डिवीजनों में कई प्रमुख पदों पर काम किया है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पश्चिम रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और मध्य रेलवे में अलग अलग पदों पर काम किया है। नीरज मित्तल, The Appointments Committee of the Cabinet, that is ACC, has appointed Neeraj Mittal to take on the role of Secretary in the Department of Telecommunications. नीरज मित्तल वर्तमान में तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर हैं। इस भूमिका से पहले उन्होंने विश्व बैंक समूह में एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम किया और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया। वे के राजारमण का स्थान लेने के लिए तैयार हैं, जिन्हें गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। आर रवि कन्नन, हाल ही में असम में कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पद्मश्री आर रवि कन्नन, उन्होंने अपने पीपल्स सेंटर एंड प्रो पुअर प्रोग्राम्स के माध्यम से असम में कैंसर के इलाज में क्रांति लाने के लिए पुरस्कार जीता है। कन्नन ने चेन्नई के किलपॉक मेडिकल कॉलेज में MBBS की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री प्राप्त की है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में एशिया के सर्वोच्च सम्मान और प्रमुख पुरस्कार के रूप में की गई। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 31 अगस्त को प्रदान किया जाता है, जो फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के जन्मदिन के साथ मेल खाता है, जिन्होंने इसके निर्माण को प्रेरित किया था। इंटरनेशनल, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन शनमुगारत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी हुए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में थर्मन ने 70.4% वोटों के साथ शानदार बहुमत हासिल की है। प्रेसिडेंट इलेक्ट थर्मन ने 2001 में राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया था। अपने अभियान के दौरान उन्होंने सिंगापुर के लिए एक दृष्टिकोण व्यक्त किया, जिसमें देश की संस्कृति को विकसित करने और वैश्विक मंच पर चमकदार स्थान के रूप में स्थिति को बनाए रखने का वादा किया गया। 66 वर्ष की आयु के शनमुगारत्नम ने पहले 2011 से 2019 तक सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री का पद संभाला था। सातो किलमन, एक अदालत द्वारा अपने पूर्ववर्ती के खिलाफ अविश्वास मत को बरकरार रखने के बाद वानुअतु की संसद ने सातो किलमन को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना, जिन्होंने प्रशांत द्वीप समूह में चीन अमेरिका राइवलरी के बीच अमेरिकी सहयोगियों के साथ घनिष्ठ संबंधों की मांग की। 4 सितंबर 2023 को वे इश्मेल कालास्काऊ की जगह प्रधानमंत्री के रूप में लौटे। पूर्व प्रधानमंत्री और पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता किलमन को सांसदों द्वारा गुप्त मतदान में 27/23 प्रधानमंत्री चुना गया।
वे 4 बार वानुअतु के प्रधानमंत्री रहे हैं, सबसे हाल ही में जून 2015 से फरवरी 2016 तक। वानुअतु 83 द्वीपों का एक द्वीप समूह है जिनमें से 16 बसे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक झलक में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या किसी भी तरह से यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। थैंक यू।